कोशिका विज्ञान। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव यह कोशिका में केंद्रका एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। तो 99% भाग जीव द्रव का 4 तत्वों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। ये एक मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1664 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिमा की है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडन द्वारा और सवान के द्वारा दिया गया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इनमें नहीं होता। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ही ऐसी कोशिका मिलती है। यूकेरियोटिक कोशिका, इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में सभी जीव जंतु, सभी प्रकार के चीज़ में ये यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है। केवल जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकेरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक्स में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक्स में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, यूकेरियोटिक में 80 इस प्रकार का होता है। गल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। गल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक्स में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक्स में उपस्थित होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में, यूकेरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है, यूकेरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल
प्रोकैरियोटिक्स में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक्स में उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक्स प्लाज्मा झिल्ली द्वारा लेता है और यूकैरियोटिक्स माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक्स में थाइलेकाइड में होता है, यूकैरियोटिक्स में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक्स में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक्स में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका के मुख्य भाग कोशिका भित्ति सेल वॉल, यह पादप कवक शैवाल कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जंतु प्रोटोजोआ में ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागमय झिल्ली सेमी प्रियम्बल होती है, जबकि कोशिका भित्ति परागमय होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना कोशिका झिल्ली का यही काम है। अगला तारकय सेंट्रोसम, इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतःप्रदव जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जलिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव जलिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों के द्वारा निर्माण करते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। उन सभी का प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो अंतःप्रदव जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मुख्य कार्य है सभी वसा व प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना जो कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पोलार्डे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदव जलिकाएं नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेरा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यूकैरियोटिक्स वाले में कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिका में भी के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। ये एटीपी का निर्माण भी करती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए जो है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है। अगला है गल्जी का गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली के जो नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार गल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। इस प्रकार गल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है।
यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। गोल्जी का कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अगला लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना है। इसके सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाएं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोजन पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवक यह रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। रसधानी वैक्यूलस यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्राय बहुत बड़ी और केंद्रक में स्थित होती है। केंद्रक यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र भी प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों का बना होता है। दोनों क्रोमेटिडों एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। जो गुणसूत्र जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए व आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड मोटाई होती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में 2 शुगर और बेस अर्थात क्षार अर्थात बेस। डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से अर्थात ए हमेशा टी से
साइटोसिन सदैव गुआनिन से, अर्थात सी हमेशा जी से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमीन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया, डबल हेलिक्स मॉडल। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए में द्विकुंडलित संरचना मॉडल की खोज की थी। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, अर्थात थायमीन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए रिबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। आरएनए डीएनए में अंतर, डीएनए इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, जबकि आरएनए में इसमें शर्करा राइबोज होती है। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा, आरएनए में शर्करा राइबोज। डीएनए में इसमें बेस एडेनिल, गुआनिन, थायमीन व साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में बेस थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में थायमीन और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, अब बाकी सेम रहता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, जबकि आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका, इसमें लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसम, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय सेंट्रोसम उपस्थित होता है। पादप कोशिका रितिका वैकुलस बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रितिका वैकुलस छोटी होती है। रितिका को ही रसधानी कहा जाता है, अर्थात पादप कोशिका में रसधानी वैकुलस बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी वैकुलस छोटी होती है। पादप कोशिका, इसका आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पादप कोशिका का आकार आयताकार, जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार। धन्यवाद।